everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. This is Aarti. Friends, I just hope that you all are well and you all are safe in this period of lockdown. Many of you may be facing some issues regarding unavailability of classes or maybe lack of guidance, and I think that is the reason that I am getting lots of messages from you guys that the syllabus of the GPAT is very huge and how to prepare that syllabus. So I am here today to discuss the GPAT syllabus so that you will get some help from my side to cope up with this huge syllabus and to prepare about the same. So make sure that you will watch the video till the end. But before that, if you are new to my channel and if you are a pharma student, don't forget to subscribe the channel and also turn on the notification. Okay, so let us start our discussion about the syllabus. तो first of all we will discuss about physical chemistry. तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिलेबस में टोटल 8 टॉपिक्स दिए हैं, लाइक कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स. तो ये सब जो टॉपिक्स हैं आप लोगों ने ऑलरेडी सुने हुए हैं. मे बी 11th या 12th में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया है. बट फिर भी एक बेसिक चीज़, क्योंकि अभी आपके पास में बहुत टाइम है जीपैट के लिए, तो आप ये सब एक बार पढ़ के रख सकते हो, एक बार इसकी शॉर्ट नोट्स बना लेनी है. इसमें आपको मेनली ये करना है कि बहुत सारे डेफिनेशंस है, लाइक इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से टाइप के हैं, देन स्टेट्स ऑफ मैटर पे उनका क्या इम्पैक्ट होता है. लाइक अगर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इट विल टेंड टूवर्ड्स द सॉलिड स्टेट. तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है. देन वैंडरवाल्स इक्वेशन, वैंडरवाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, डायपोल मूवमेंट, डायपोल फोर्सेस क्या होते हैं. देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, उसके बाद में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और कौन से चीज़ों के वजह से फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है. देन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है. देन थर्मोडायनामिक्स में उसके 3 लॉज हैं. इसके बाद में एंथैल्पी, एंट्रोपी क्या होती है, इसके कुछ इक्वेशंस है वो आपको ध्यान में रखने हैं. देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, देन उसके अंदर मोलर रिफ्रैक्टिविटी, रिफ्रैक्टोमीटर्स क्या है. ये सब जो एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ये आपको पता करना है. ऐसे कोई बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है ये, एक्चुअली ये पूरा जो है ये फार्मास्यूटिक्स के अंडर में ही आता है. जब आपके ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगे तो आगे चल के फॉर्मुलेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत ईजी जाएगा. तो इसलिए ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है. देन सॉल्यूशंस में आपको सॉल्युबिलिटी, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी पे वो. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स है, लिक्विड इन लिक्विड्स है. देन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बेसिस पे उसके कुछ कैलकुलेशंस हैं. मोलारिटी, मोलालिटी ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. देन मोल फ्रैक्शंस, परसेंटेज एक्सप्रेशन, ये सब कुछ केमिस्ट्री में 12th में या 11th में आप लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हो, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं. आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको करनी है. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. देन उसके बाद में फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी में मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर हमको पता है, स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं ये हमको पता है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, ये आपको पढ़ने हैं क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत से आगे जब आप फॉर्मुलेशन पढ़ोगे, लाइक एरोजोल्स है, सॉल्यूशंस है, उसमें आपको बहुत इसका एप्लीकेशन आने वाला है. देन माइक्रोमेरेटिक्स है, पाउडर रियोलॉजी है, जिसमें पाउडर के रियोलॉजी है, पाउडर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो ये भी प्री फॉर्मुलेशन में इसका बहुत यूज़ होता है. तो आपको ये भी अच्छी तरह से पढ़ना है कि सिविंग क्या होती है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है. देन उसके बाद में पार्टिकल नंबर्स क्या होता है, उसके बाद में सरफेस एरिया का क्या रोल होता है पाउडर रियोलॉजी में, ये सब कुछ आपको पढ़ना है. देन सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेनन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत से फॉर्मुलेशंस आपके डिपेंड होते हैं. उसके बाद में सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेनन में इंटरफेस क्या होता है, सरफेस क्या होता है, ये सबसे बेसिक चीज़ है. एड्जॉर्प्शन एंड लिक्विड इंटरफेसेस के बारे में, सरफेस एक्टिव एजेंट्स मेन चीज़ है. HLB क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है कि 0 to 4 में कौन से एजेंट्स होते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि
O/W इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से रेंज में होते हैं, W/O इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से रेंज में होते हैं। देन डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, आयोनिक, नॉन आयोनिक, कटायनिक डिटर्जेंट्स के बारे में, सर्फेक्टेंट्स के बारे में, आपको इमल्सिफायर एजेंट्स के बारे में पूछा जाता है। देन विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी, जो फ्लो होता है लिक्विड का, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, प्लास्टिक सूडो प्लास्टिक डायलेटेंट फ्लो क्या होता है, उसके ग्राफ के बारे में पूछा जाता है। बिंघम बॉडीज किसको बोलते हैं ये पूछा जाता है। तो ये एक बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। देन डिस्पर्शन सिस्टम है, लाइक कोलॉइडल डिस्पर्शन, कोर्स डिस्पर्शन। तो सॉल्यूशंस का तो एक हमने पढ़ लिया है। अब ये है डिस्पर्शन, जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं किसी भी लिक्विड में, जहाँ पर अच्छे से सोल्यूबल नहीं होते हैं, उसको हम डिस्पर्शंस कहते हैं। उसमें भी दो टाइप के हैं, कोलॉइडल डिस्पर्शंस एंड सस्पेंशन एंड इमल्शन। तो उसमें पूछा जाता है कि कोलॉइडल डिस्पर्शन किसे कहा जाता है, कोर्स डिस्पर्शन किसे कहा जाता है, उसकी पार्टिकल साइज कितने माइक्रोमीटर से कितने माइक्रोमीटर या नैनोमीटर की होती है, ये पूछा जाता है। देन कॉम्प्लेक्सेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट्स को पूछा जाता है। स्पेशली एक जो फेमस है हमको पता है EDTA। उसके बाद में बफर्स के बारे में पूछा जाता है। अब हमको पता है कि बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमारा केमिस्ट्री मेन ब्रांच है, तो हमको ये पता है कि बफर्स का क्या रोल है। उसके बाद में अलग अलग बफर्स है, उसके कंपोजिशन के ऊपर तो रेयरली क्वेश्चन आएगा, बट आप एक बार पढ़ा हुआ कभी भी आपके लिए अच्छा होगा। सोल्यूबिलिटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये आपको जब आप लोग ये पढ़ोगे, फिजिकल फार्मेसी को पढ़ोगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें से बहुत सी चीज़ें आप ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। सो इट वोंट बी मच डिफिकल्ट फॉर यू। हियर आई एम टेकिंग समवट फास्टर बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ कि एंड आई होप कि आपको समझ आए। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप मुझे पूछ सकते हो। देन मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका सबको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। जनरल प्रिंसिपल में ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स, वैंडरवाल्स फोर्सेस, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देन sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, देन सिग्मा पाई बॉन्ड्स के बारे में आते हैं। उसके बाद में इसके पोलैरिटी के ऊपर, डायपोल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप ये सिलेबस का ये पॉइंट देख लेना, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ट्राई करना कि मैक्सिमम उसको कवर कर सको। उसके बाद में डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स है। अब इसमें देखना कि हमको ये सारे कंपाउंड्स पता है, हमको ऑलरेडी पता है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम अल्किन्स कहते हैं, अल्कीन्स, अल्काइंस, एलिफैटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स, एलिफैटिक अल्किल हैलाइड्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है जो हमको ऑलरेडी पता है। तो इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। देन इसमें आपको और मेन चीज़ ये है कि एक तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी कुछ रिएक्शंस, मीन्स कि इनको हम कैसे बना सकते हैं और जो ये कंपाउंड्स है वो कौन सी रिएक्शंस दिखाएंगे। तो इसमें भी मेन जो रिएक्शंस है, जो नेम रिएक्शंस है, उस पर मेन आपको फोकस करना है कि मेन रिएक्शंस है, कुछ मेन रिएक्शन, नेम रिएक्शंस जो ये कंपाउंड शो करते हैं, उस पर आपको ज़्यादातर फोकस करना है। बाकी सिंपल बेसिक चीज़ें तो बहुत सी सेम है, तो ये भी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। एज सच कुछ इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। देन प्रोटेक्शन एंड रिप्रोटेक्शन ग्रुप्स है। तो इसमें बेसिक आइडिया ये है कि अगर सपोज आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है जिसमें मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन आपको जो अपनी रिएक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही करनी है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डीएक्टिवेट कर देते हो या उसको मास्क कर देते हो, ताकि आपका जो भी रिएजेंट है वो आपका उसी फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करे जहाँ पर आपको रिएक्शन करवानी है। तो उस केस में हम प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन ग्रुप्स को हम यूज़ करते हैं। देन एरोमेटिक एंड केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में डिफरेंट एरोमेटिक क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स है, लाइक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, फिनोलिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक एंड एलिफैटिक अमाइंस है, डायाजोनियम सॉल्ट्स है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इनके IUPAC नेम को आपको अच्छे से देख लेना है कि क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है इसके नेमिंग की। उसके बाद में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, लाइक नेप्थालीन है, एंथ्रासीन है, फिनांथ्रीन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं।
हैं। और बेसिक जो एक चीज़ है कि जो टाइप ऑफ रिएक्शंस है ना, वो बेसिकली सब में सेम ही आती है, थोड़ा बहुत चेंज आता है, थोड़ा बहुत किस में जल्दी हो जाती है, किस में लेट होती है। तो ये भी एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। कार्बोनिल केमिस्ट्री है, तो कार्बोनिल केमिस्ट्री में मोस्टली आपको नेम रिएक्शंस ही आने वाली है। तो नेम रिएक्शंस तो आपको करना ही करना है, और नेम रिएक्शन में मोस्टली आपको स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है वो, देन प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है वो, अगर उसमें कोई बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो, एंड एंड प्रोडक्ट क्या है वो। उसके बाद में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स एंड पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पॉलीसाइक्लिक में बहुत सारी बेंजीन की रिंग्स होती है, उसमें सारे के सारे कार्बन ही होते हैं रिंग्स में। और जब हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स में अदर देन कार्बन भी एटम्स होते हैं, लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे भी एटम्स उस रिंग में प्रेजेंट होते हैं अदर देन कार्बन। तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स बोलते हैं। तो उसका भी IUPAC नेम है। देन लाइक फ्यूरिन है, थायोफिन है, ये सब जो है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हो गई। तो इसकी भी केमिस्ट्री अलग से है, उसकी रिएक्शंस अलग से है। देन ब्रिज रिंग्स है, इसके ऊपर कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है ब्रिज रिंग के केमिस्ट्री में। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको बहुत से एग्जाम्पल दिखेंगे ब्रिज रिंग के, तो उसी टाइम आपको पढ़ लेना है कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो मोस्टली उसके नॉमेनक्लेचर पे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। देन काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल, ये आप ऑलरेडी ऊपर के 2 सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हो। स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिक्स आपको अच्छे तरीके से करना है। लाइक नॉमेनक्लेचर में हम डी कहाँ यूज़ करते हैं, एल कहाँ यूज़ करते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल कहाँ यूज़ करते हैं, सिस ट्रांस कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में उसके नेमिंग कहाँ से करते हैं, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड्स है, तो ये आपको सेम चीज़ बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़नी है। लेकिन बस बात इतनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके आपको थोड़े डिटेल में रिएक्शंस वगैरह है। बाकी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सेम चीज़ आपको बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़नी है। तो आपको सिलेबस को जितना हो सके उतना छोटा करना है, जितना हो सके उसको आपको कॉम्पैक्ट करना है, ताकि आप ठीक से पढ़ सको। तो जो भी 2 सब्जेक्ट में आपको सिमिलरिटी दिखती है, कॉमन दिखता है, वो आपको साथ में ही पढ़ना है। अलग अलग से उसके नोट्स बना के अननेसेसरीली कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस है, जिसमें होमो लूमो के बारे में आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी पढ़ोगे। डाइलल्डर और उसके बाद में रेट्रोडाइलल्डर रिएक्शन, ये ऑलरेडी आपने नेम रिएक्शन में पढ़ लिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो ये सब हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो एज सच आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मोस्टली आ गया आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इम्प्यूरिटीज़, लाइक मैंने अपने एक शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि लिमिट टेस्ट होती है आर्सेनिक की, क्लोराइड की लिमिट टेस्ट होती है। तो उसके बारे में आप उसका एक चार्ट बना लेना, तो उसका आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। उस वीडियो में भी मैंने एक डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें मैंने इसके लिए चार्ट दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। देन मोनोग्राफ्स होते हैं, जो हमारी IP होती है, IP में कुछ मोनोग्राफ्स होते हैं जिसमें इम्प्यूरिटीज़ फाइंड करने के अलग अलग एसेज होते हैं, अलग अलग ड्रग्स के असेज होते हैं, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद में आइसोटोप्स के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जिसके अलग अलग यूजेस होते हैं। देन उसके बाद में डेंड्रिफाइजेज, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, एंटी कैरेज एजेंट, ये एक बार पढ़ लेना। इसके लिए आप पियर्सन यूज़ कर सकते हो। पियर्सन गाइड में बहुत अच्छे से ये टॉपिक दिया है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री, हाँ ये सबसे ज़्यादा सबको डर लगा हुआ होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में अगर किसी का सबसे ज़्यादा डर है तो वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन बाद में जब मैंने इसको समझा तब लगा कि इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको करना ये है कि जब आप कोलॉजी पढ़ोगे, क्योंकि देखो आप सिलेबस देखो, जितने भी थेरापेटिक क्लासेस ऑफ ड्रग्स है ऑलरेडी आप इसको कोलॉजी में भी पढ़ने वाले हो, तो इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में, वो मैं बताती हूँ। तो आप देखो हर
हर एक ड्रग का स्ट्रक्चर याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस ड्रग के नाम से आप कोशिश करो कि जितने ज़्यादा उस ड्रग के नाम से उसमें उस ड्रग के स्ट्रक्चर में जो मेन रिंग होती है जिसे हम पेरेंट रिंग कहते हैं उसको अगर आप ध्यान रख सको तो अच्छी बात है, वरना लेट इट गो, क्योंकि इतना ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते। उसके बाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स है जिसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन्स। और ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो वीडियो जिसमें मैंने आपको नोट्स कैसे बनाना है ये बताया था, तो वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी, एक बार वो भी आप वीडियो देख सकते हो जिससे आपको आइडिया आ जाएगी। उसके बाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो बस इतना है कि IUPAC नेम आपको जितना हो सके उतना ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। हो सकता है आपको पूरा नाम याद हो जाए और अगर वो पूछ लेते हैं कि ये D आइसोमर है या L आइसोमर है, अब इतना ज़्यादा नहीं ध्यान रखा जा सकता, तो इसलिए ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आता है करेक्ट तो ठीक है, वरना आप इसके पीछे इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री को आपको कोलॉजी के साथ में ही पढ़ना है। पहले आप कोलॉजी, सपोज अगर आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ रहे हो, पहले आप पूरा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लो, उसका एक एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लो, फिर पर्टिकुलर ड्रग का आप स्ट्रक्चर देखो, ड्रग का स्ट्रक्चर देखो, उसमें की जो पेरेंट रिंग है अगर आप उसके नाम से उसके पेरेंट रिंग का नाम याद रख सको तो ठीक है, वरना लेट इट गो। उसके बाद में कुछ जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखना है, उसके ऊपर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में फार्मास्यूटिक्स में फार्मेसी प्रोफेशन एंड इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल्स, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, या फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डोजेज फॉर्म्स के बारे में आपको पता है, बस कहीं कहीं पे जो कन्फ्यूजन होता है वो है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में एलिक्सर्स, सॉल्यूशंस, लिंक्टसेस, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि किसमें अल्कोहल है, किसमें अल्कोहल नहीं है, किसमें अल्कोहल ज़्यादा है, किसमें अल्कोहल कम है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। देन ड्रग इंफॉर्मेशन के सोर्सेज, एक बार इसको आप पढ़ लो तो ध्यान में रह जाएगा, IP, BP, USP जो भी है ये सब आपको ध्यान में रह जाएगा। देन एलोपैथिक डोजेज फॉर्म, ये भी आपको पता है कि क्या होता है क्या नहीं, क्रूड एक्सट्रैक्ट, एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्लांट, लोकेशन, लेआउट, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बस एक या दो बार पढ़ लोगे तो ध्यान में रह जाएगा, एज सच इसमें इतना कुछ नहीं है। देन डोजेज फॉर्म, नेसेसिटीज़ एंड एडिटिव्स आपको पढ़ना है, क्योंकि एडिटिव्स के नेम में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली जब हम प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम नहीं ध्यान रख पाते, मोस्टली कॉन्सेंट्रेशंस हमको नहीं ध्यान में रख सकते हम, तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स या चार्ट्स बना लेना है, जिससे आप ध्यान में रख सको कि एंटी ऑक्सीडेंट्स कौन से हैं, प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, कितने परसेंट में कौन सा होता है। देन पैरेंटल्स में हम क्या यूज़ कर सकते क्या नहीं यूज़ कर सकते, ओरल प्रिपरेशन में क्या यूज़ होता है क्या नहीं यूज़ होता है, तो एडिटिव्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ इसमें एक और है कि आपको ब्रांड नेम अलग से दिए हुए होते हैं, लाइक डायपैक, न्यू टैब, ऐसे कुछ नाम होते हैं स्पेशली, तो इसके बारे में भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में बताया है, तो ये इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। उसके बाद में है पाउडर्स के ऊपर, जैसे कि हमने पाउडर की रियोलॉजी पढ़ी थी, उसमें से और कुछ इसमें से ऐसे दो टॉपिक्स मिला के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन एडवांटेजेस, उसकी लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। देन उसके बाद में कैप्सूल्स पे बहुत बार क्वेश्चन आ सकते हैं, कैप्सूल की साइज़ पे, उसके शेल साइज़ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन उसके बाद में कुछ मशीन्स है जो कैप्सूल फिलिंग में यूज़ होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन, उनके नाम आप पूछ सकते हैं। देन माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बारे में, उसके टेक्निक्स कौन सी है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। देन टैबलेट्स के ऊपर आते हैं मोस्टली कि टैबलेट जो डिफेक्ट होते हैं, टैबलेट में प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक पिकिंग है, क्रैकिंग है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि कौन से फैक्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, उसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट पे आते हैं, स्पेशली डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन पे क्वेश्चंस आते हैं,
टैबलेट डिसोल्यूशन जो एपरेटस है, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि यूएसपी टाइप 1 टाइप 2 कौन सा है, आईपी टाइप 1 टाइप 2 कौन सा है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और इस टॉपिक पे भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में पीडीएफ अवेलेबल करा है, और उस वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात की है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद में पैरेंटल पे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से टाइप के व्हीकल्स आप यूज़ कर सकते हो, व्हीकल्स इन द सेंस सॉल्वेंट कौन सा टाइप के यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है, कौन से टाइप का एरिया आपको लगता है पेरेंटल्स बनाने के लिए, देन वाटर कौन सा यूज़ होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में सस्पेंशन पे, इमल्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमल्सिफाइंग एजेंट्स है। देन इसके टाइप्स कौन से इस पे है। जनरल फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, इवैल्यूएशन पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में सपोजिटरी में बेसिस आपको पूछेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या है सपोजिटरी की वो पूछेंगे, इवैल्यूएशन मेथड्स पूछेंगे। इवैल्यूएशन मेथड हर किसी की अलग अलग है और ये आपको आएंगी। सेमी सॉलिड्स में भी बेसिस पूछे जाते हैं, क्रीम्स है, जेल्स है, जेली, क्रीम्स, इनके बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको। जीरो जेल क्या होता है ये पूछ सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं सेमी सॉलिड्स में। देन लिक्विड में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सायरप क्या होता है, इलिक्सर क्या होता है, लिंक्टसेस क्या होते हैं, किसमें अल्कोहल है, किसमें कितने % में अल्कोहल है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स, इसमें मेनली जो एरोजोल की पूरी असेंबली होती है जिसमें उसका नोजल कैसे बना हुआ होता है, जो एरोजोल का जो ट्यूब होता है अंदर वो किस चीज़ की बनाई होती है, कंटेनर किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये एक क्वेश्चन उसमें आता है। देन एरोजोल के ऊपर एरोजोल के जो व्हीकल्स है लाइक क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स वाले जो एक व्हीकल है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसका नॉमेनक्लेचर अलग से दिया हुआ है तो उस नॉमेनक्लेचर को आपको करना है। उसकी एक मेथड है नॉमेनक्लेचर की, उसको आपको पढ़ना है। उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन या मैच द पेयर भी आ सकता है। उसके बाद में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से उसका अलग से प्रिपरेशन है, इवैल्यूएशन है, वो आता है। प्री फॉर्मुलेशन जो आपको मैंने बात की थी माइक्रोमेरेटिक्स में और रियोलॉजी में कि प्री फॉर्मुलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी तो आप जब इवैल्यूएशन पढ़ोगे, स्टेबिलिटी आप तभी पढ़ लेना जब आप एक एक फॉर्मुलेशन पढ़ोगे ना, इमल्शन सपोजिटरीज जब आप पढ़ोगे तभी उसके स्टेबिलिटी के बारे में भी साइड बाय साइड आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद में प्रोलॉन्ग एक्शन फार्मास्यूटिकल्स एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बहुत सिमिलर टॉपिक है दोनों। तो प्रोलॉन्ग एक्शन फार्मास्यूटिकल्स में मोस्टली जो आपके सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस होती है या जो ऐसे फॉर्मुलेशन होती है जिसको थोड़े एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके बेनिफिट्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, कौन से टाइप के पॉलीमर्स उसमें यूज़ होते हैं उसके बारे में, देन उसकी डोजिंग कैसे होती है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो मोस्टली नैनो पार्टिकल्स है, लिपोसोम्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद में जीएमपी एंड वैलिडेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन पूछते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल सकती कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं अभी आपको बोलूँगी कि इस पार्ट में से क्वेश्चन नहीं आ सकते, इसको स्किप करो, और बहुत बार उसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जीपैट 2020 का पेपर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं। अभी आपके पास में बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो, कुछ हार्ड नहीं है क्योंकि हम लोगों ने भी किया था तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद में पैकेजिंग मटेरियल पे भी क्वेश्चंस आते ही है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ तो बस मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस से फैमिलियर कर सकती हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ से नहीं आएंगे। उसके बाद में कॉस्मेटिक्स, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स है। कॉस्मेटिक्स पे भी मोस्टली जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ये, उसके ऊपर स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, नेल पेंट्स है, इसमें भी पूछा जाता है कि नेल पेंट्स में अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं, अलग अलग जो हम एडिटिव्स यूज़ करते हैं उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में फार्माकोलॉजी, सबसे मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। जनरल फार्माकोलॉजी में आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में आपका एडीएमई हो गया, फार्माकोडायनामिक्स में आपके रिसेप्टर्स के टाइप्स हो गए, प्रोटीन बाइंडिंग एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। बिकॉज जब आप जनरल फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे ना तो इसका साइड बाय साइड आपका बायोफार्मास्यूटिक्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। मोर देन हाफ बायोफार्मास्यूटिक्स आपका इस टॉपिक में प्रिपेयर हो सकता है। थोड़ा सा आपको एक बार बायोफार्मास्यूटिक्स साइड बाय साइड पढ़ लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप जनरल फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ लोगे तो बायोफार्मास्यूटिक्स भी आपका अच्छे से हो जाएगा प्रिपेयर। तो इसमें मोस्टली आपको क्या पढ़ना है कि फार्माकोडायनामिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने हैं बहुत से। इसके रिसेप्टर पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना
बना चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हो। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मोस्टली जो आप नेम रिएक्शंस करोगे उसके साथ साथ आपको E1 E2 SN1 SN2 रिएक्शन उसके मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करना है कि कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कहाँ पे कम होता है, कार्बोकटायन का, टर्शरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये आपको अच्छे से करना है। और इसके ऊपर मेरा बहुत डिटेल्ड वीडियो है, अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आप अच्छे से आपका E1 E2 SN1 SN2 हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको श्योरली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसकी लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी। E1 E2 SN1 SN2 रिएक्शंस आपको अच्छे से करना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन कमिंग बैक टू फार्माकोलॉजी, तो जनरल फार्माकोलॉजी में रिसेप्टार्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख लो, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद में एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अलग अलग ड्रग की अलग अलग होती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। देन ये तो सारी क्लासेस ऑफ ड्रग्स है और आपको अच्छे से पता है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑल द क्लासेस ऑफ ड्रग्स आपको अच्छी तरह से पढ़नी ही पढ़नी है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनानी है और टाइम टू टाइम आपको उसको रिवाइज करते रहना है। उसके बाद में एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कुछ ड्रग होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप की एडवर्स रिएक्शन दिखाते हैं, लाइक सम काइंड ऑफ सिंड्रोम्स दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई अनीमिया शो करता है, मेगेलोब्लास्टिक, अलग अलग टाइप के अनीमिया शो करते हैं। ऐसी कुछ रिएक्शंस है, जहाँ भी आपको लगता है आप कंफ्यूज होने वाले हो सीधे उसका फ्लो चार्ट बना लेना है। और अभी तो बहुत टाइम है, तो रोज़ नहीं, मतलब जब आपको लगे कि आप अब भूल रहे हो तो उस टाइम आपको उसको रिवाइज कर लेना है। रोज़ आधा घंटा सुबह आपको रिवाइज ही करना है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद में निमोनिक्स याद से करना है। निमोनिक्स के लिए मैंने जो स्टार्टिंग में आपको एक एप्लीकेशन बताया था, वो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपको पूरा के पूरा फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन अच्छे से इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स मिल जाएंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में सारे टॉपिक्स आपको करने ही है फार्माकोलॉजी के, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एडवर्स रिएक्शन याद रखनी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज़ उसका याद रखना है, कोई स्पेशल अदर यूज़ होगा वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, छोटा सा टॉपिक है, ये करना है। विटामिन्स का मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट दिया है, लाइक विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स है, C D E, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने शॉर्ट नोट्स में चार्ट दिया हुआ है, तो वो चार्ट भी अगर आप कर लो तो भी इनफ है। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये आपको करना है। देन कमिंग टू द फार्माकोग्नोसी में सबसे मेन चीज़ है आपकी फाइटोकेमिस्ट्री। उसके बाद में जो माइक्रोस्कोपी है वो, कि कौन से ड्रग में कौन से टाइप के कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स है, अगर लीफ ड्रग है तो कौन से टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट है, कौन से टाइप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, कौन सा ड्रग शूट फॉर्म में है, कौन सा ड्रग रूट फॉर्म में है, ये आपको 100% करना है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, इंट्रोडक्शन में आपको एज सच जो टाइप्स ऑफ मेडिसिन से अलग अलग, आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, इनके कुछ अलग अलग प्रिंसिपल्स है। लाइक चाइनीज़ मेडिसिन है, चाइनीज़ मेडिसिन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ yin एंड yang। देन आयुर्वेदा है हमारा इंडिया का, यूनानी है, होम्योपैथी है, इनके अलग अलग कुछ प्रिंसिपल्स है। तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है कि ये सपोज एक क्वेश्चन आ गया कि yin एंड yang बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ मेडिसिन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन, तो इसमें हमारा आंसर होगा कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी एक बार आप देख सकते हो, GKP में मिल जाएगा आपको इजीली। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, जिसमें है टेम्परेचर, रेनफॉल, तो एक बार आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो एक बार आपको इसको पढ़ना चाहिए। देन क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ना, जब आप पर्टिकुलर कोई ड्रग पढ़ोगे, लाइक डिजिटलीस है, जिसका 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, जो उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो, तो उसके नीचे रखना पड़ता है। कुछ ह्यूमिडिटी की कंट्रोल मेजर्स है, उस ह्यूमिडिटी के अंडर ही उस ड्रग को रखना पड़ता है। तो जब आप कोई पर्टिकुलर ड्रग पढ़ोगे ना, तो उसके अंडर आप इन मेजर्स को पढ़ोगे। फिर भी एक बार देख लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो एक बार देख लेना। उसके बाद में जब आप पर्टिकुलर ड्रग्स पढ़ोगे तो इन सारी चीज़ों को आप फिर से एक बार पढ़ोगे। उसके बाद में टेक्निक्स इन माइक्रोस्कोपी है, तो ये टेक्निक्स तो आप जनरली जब आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं तभी भी आपने देखे हैं कि क्लियरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो ये सब आपको पता है। देन फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर है, जिसमें अल्कलॉइड्स क्या है, ग्लाइकोसाइड्स क्या है, ये आपको पढ़ना है। इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं उनको आपको पढ़ना है। देन क्लासिफिकेशन
हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इसमें एज सच क्या दिया है कि कुछ नहीं, अलगे है, अलगे में कौन सा ड्रग आता है, फंगाई अगर कैटेगरी है तो उसमें इर्गॉट है, हमको पता है। देन ईस्ट है, पेनिसिलियम है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में कौन से ड्रग्स है, टेरिडोफाइट्स में है, फर्न है। तो इसमें कौन से टाइप के ड्रग्स आते हैं, ये तो सिंपली आप जब कोई भी ड्रग पढ़ोगे तो उसके बायोलॉजिकल सोर्स में आपको दिया होता है कि ये कौन से टाइप का ड्रग है। तो ये भी आपको इसमें, आप इसको भी इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, ये भी आपको सेपरेटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसके बाद में आपको कैटेगरी ऑफ ड्रग्स दी है, लाइक फार्मास्यूटिकल एड्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक ड्रग्स, एंजाइम्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, एडल्टरेशन। उसके बाद में हाँ, तो ये जो आपको कैटेगरीज दी है इन सब के आपको बायोलॉजिकल सोर्स पढ़नी है। अब जब आप सोर्स पढ़ोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको पता चल जाएगा कि ये अलगे है, फंगाई है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये क्या है, तो ये आपको तब पता चल जाएगा। उसके बाद में उसकी केमिस्ट्री, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसमें क्या है, उसके अलावा और क्या क्या है, ये आपको पढ़ो। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ड्रग अल्कलॉइड है या ग्लाइकोसाइड है, या उसके बाद में कौन सा ड्रग है, ये आपको तब पता चल जाएगा। उसके बाद में एडल्टरेंट्स, उसी ड्रग के कोई अलग टाइप के प्रजाति होती है या अलग टाइप के जो स्पेशीज होती है वो एज ए एडल्टरेंट बहुत बार यूज़ करते हैं, या फिर सिमिलर लुकिंग चीज़ें भी एज ए एडल्टरेंट यूज़ होती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। देन उसके यूजेस क्या है, कौन से टाइप के डिसीज़ में यूज़ करते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल एड है वो तो लाइक स्टार्चेस है जिसमें अकेशिया गम है, हमको पता है कि अकेशिया कहाँ यूज़ होता है। देन ट्रागाकांथ है, ट्रागाकांथ हमको पता है कि एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होता है। तो गौर गम है, पेक्टिन है, एराचेज ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, सीसमे ऑयल, ये सारे व्हीकल्स यूज़ एज अ व्हीकल यूज़ होते हैं इन द केस ऑफ इंट्रावेनस इमल्शंस, तो ये हमको पता है। इसके बाद में एनिमल प्रोडक्ट्स दी है, लाइक बीज वैक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ बेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स, या फिर सपोजिटरीज, स्पेसरीज, इसमें हम यूज़ करते हैं। देन प्लांट प्रोडक्ट्स है, प्लांट प्रोडक्ट्स में भी स्वीटनर्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेस्यूटिकल्स, फोटोसेंसिटाइजिंग एजेंट्स, ये सब चीज़ें हैं। टॉक्सिक ड्रग्स है जिसमें बहुत से टॉक्सिक ड्रग्स कुछ उसके बारे में आप पढ़ोगे। हेलुसिनोजेंस, देन नार्कोटिक्स, नार्कोटिक में मोस्टली जो हमारा पापावर सोमनिफर जो ड्रग है उसमें से जो निकलता है नार्कोटिक्स में वो है। एलर्जेंस है, लाइक पोलन्स है, बहुत से एलर्जेंस है जिसके बारे में पढ़ना है। एंजाइम्स है, एंजाइम्स में मोस्टली जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, पेलिसिनिलेज है, ये सारे आपको प्लांट ड्रग से ही मिल रहे हैं, तो उसका भी बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको वही पढ़ना है। देन अडल्टरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स है, इसमें कुछ मेथड्स है जिससे आपको अडल्टरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी जिसमें आप वेन आइसोलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, पैलिसेड रेशियो, स्टोमेटल नंबर, ये सब, इसमें आपको मेन चीज़ क्या करनी है कि इस पर अगर क्वेश्चन आया ना तो वो डेफिनेशन में बहुत बार कंफ्यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेशंस आपको अच्छे से पढ़ना है। एक एक वर्ड में कंफ्यूज किया जा सकता है इसके डेफिनेशन में। देन लाइकोपोडियम स्पोर है तो उसका स्पोर काउंट आपको पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद में बायोजेनेटिक पाथवे, आइसोक्यूनॉल पाथवे है, टर्पेनॉइड पाथवे है, उसके बाद में कि केल्विन साइकिल है, टीसीए साइकिल है, शिक्कीमिक एसिड पाथवे है, एमडेन मेयरहॉफ पाथवे है, एसिटेड हाइपोथेसिस, टीसीए साइकिल, केल्विन साइकिल आप ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। देन उसके बाद में आइसोप्रेनॉइड पाथवे है, बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वोलाटाइल ऑयल्स है। इसमें आपको मोस्टली पूछा जाता है कि सपोज अगर इंडोल अल्कलॉइड है तो वो कौन से अमीनो एसिड से बना है, या फिर उसके बाद में आइसोक्यूनोलिन अल्कलॉइड्स है तो वो कौन से अमीनो एसिड से बना है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लाइक इंडोल अल्कलॉइड्स है, हमको पता है कि वो ट्रिप्टोफैन से बनकर आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, टैनिन से, वोलाटाइल ऑयल्स है, रेजिनस ड्रग्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आपको बायोलॉजिकल सोर्स है, उसका क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, अडल्टरेंट्स, ये सब कुछ पढ़ना है, यूजेस पढ़ने हैं। देन एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन टेक्निक्स है जिसमें आपकी क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, तो ये सब कुछ है। उसके बाद में फाइटोफार्मास्यूटिकल्स है,
उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन है। जैसे हमारे एलोपैथिक ड्रग्स में बहुत सी क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स होती है, वैसे आयुर्वेदिक ड्रग्स में भी होती है, हर्बल ड्रग्स में भी होती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। वेरियस टाइप ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस है, लाइक अरिस्थाज, असावाज, गुटिका, तैलिया, चूर्ना, जिसे हम सायरप, टैबलेट्स, पाउडर कहते हैं, उसी के आयुर्वेदिक में कुछ अलग से नेम है। या कभी आपको पूछा जाएगा कि ये अल्कोहल कंटेनिंग लिक्विड प्रिपरेशन है, इसका आयुर्वेदा में नाम क्या है, या आपको पूछे जाएंगे कि पाउडर को आयुर्वेदा में क्या कहते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं। देन वर्ल्ड वाइड ट्रेड के ऊपर क्वेश्चंस है, हर्बल कॉस्मेटिक्स है, लाइक शैम्पूज, जैसे हम शिकाकाई कहते हैं जिसे, तो ये कौन से ये टाइप का जो आपका हर्बल ड्रग है वो कौन से किस तरीके से यूज़ होता है। लेकिन जैसे कि हमको शिकाकाई पता है, हम शैम्पूज़ में यूज़ करते हैं, कंडीशनर्स है, हीना है, आंवला है, तो एलो है, टर्मरिक है, तो हर्बल कॉस्मेटिक्स में ये आ गया। उसके बाद में पेटेंट्स के बारे में, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में आप शॉर्ट में एक बार पढ़ सकते हो। देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में टाइट्रेशंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टाइट्रेशन में भी मेनली आपको उसमें इंडिकेटर्स पूछ सकते हैं, एसिड बेस के इंडिकेटर्स पूछ सकते हैं। देन उसकी पीएच पे कि इस पीएच पे कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है, इस पीएच पे कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है, ये पूछ सकते हैं। नॉन एक्वियस टाइट्रेशंस में आपको बहुत सी और इसमें एक चीज़ पूछा जाता है कि आपको किसी ड्रग का नाम देंगे और पूछेंगे कि इस ड्रग का टाइट्रेशन कौन सी मेथड से होगा। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में इलेक्ट्रोड्स के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद में स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ करते हैं ये पूछा जाता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कौन सी मेथड्स है, लाइक मोर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड, फाजान्स मेथड, इसकी जो प्रिंसिपल्स है इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। रिएजेंट्स कौन से यूज़ किए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसमें लिगेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन ग्राविमेट्रिक टाइट्रेशन है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक, पोटेंशियोमेट्री। देन मिसलेनियस मेथड है, लाइक जेल्डार मेथड है, कार्ल फिशर टाइट्रेशंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कैलिब्रेशन है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पूरा के पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको एक बार अच्छे से आपको देखना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्टिकुलेट की प्रॉपर्टीज़, वेव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स हम उसको बोल रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी है हमारे स्पेक्ट्रम बैंड में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफ्लूरोमेट्री, फेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, आयन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। देन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोलैरोग्राफी, नेफेलोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी आप ऑलरेडी एक बार फार्माकोग्नोसी में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर आपकी रिवीजन हो जाएगी। देन मिसलेनियस टेक्निक्स है कुछ, उसके ऊपर क्वेश्चंस। तो इसमें आपको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि इसके एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि लाइक अगर आपको आइसोमर को डिफ्रेंशिएट करना है या पॉलीमर्स को डिफ्रेंशिएट करना है, पॉलीमर्स डिफ्रेंशिएशन के लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होगी, देन मेटल डिटेक्शन के लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होगी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। इसके जो सोर्स है कि कौन सा सोर्स यूज़ किया है, यूवी विजिबल में लाइट सोर्स कौन सा था, या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने क्या यूज़ किया है इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के लिए। देन एनएमआर में भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार डिटेक्टर्स पूछ लेते हैं, तो सोर्स और डिटेक्टर तो मेन चीज़ आपको करनी है। देन प्रिंसिपल करके रखना है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन सी रेंज में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी शो हो रही है, और बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोमीटर में, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि किसका यूनिट क्या है। देन इस एप्लीकेशन हो गया, तो एप्लीकेशन से एक बार आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री में सबसे बेसिक चीज़ जो हम पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं वो है सेल, बट फिर भी बहुत बार गलत कर देते हैं। तो सेल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफ्रेंशिएशन पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था, क्लासिफिकेशन आप दोनों तरफ पढ़ोगे। जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, उसके वो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। उसके बाद में ग्लाइकोजेनेसिस, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, इनके कुछ डिफरेंसेस, डेफिनेशंस पढ़ने हैं। देन प्रोटीन्स में टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से कुछ इसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से, इसके बारे में पढ़ना है। लिपिड्स,
विटामिन्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी आपको इसमें एक बार पढ़ना है, इसके लिए आप सत्यनारायण बुक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस है, इसके बाद एंजाइम्स है, एंजाइम को फैक्टर, एंजाइम काइनेटिक्स जो बहुत मेन चीज़ है, एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए आरएनए है उसमें जो बेसिस है, प्यूरिन पिरिमिडिन बेसिस, उस पर क्वेश्चन आते हैं। देन हेरिडिटरी डिसीज़ है कुछ, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डायबिटीज़ इंसिपिटस है, HNPCC है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक बार बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप पीयूष पब्लिकेशन का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें शॉर्ट में प्रिसाइज में काफ़ी अच्छे से दिया है, या अगर अभी आपके पास में टाइप है तो आप सीधे सीधे सत्यनारायण बुक से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर पे क्वेश्चन आते ही है, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल कल्चर। तो इसमें आपको क्या करना है कि टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है, एक्सप्लांट मतलब क्या होता है, तो ये हमको पता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता करना है कि डीएनए की जो पैकिंग होती है, क्रोमोसोम्स की जो पैकिंग होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन सेल और टिश्यू कल्चर की जो रिक्वायरमेंट होती है, सेल कल्चर की रिक्वायरमेंट है, सस्पेंशन कल्चर है, बैच कल्चर है, तो इसके बारे में। देन हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये पढ़नी है। देन इमोबिलाइजेशन ऑफ सेल या होल सेल इमोबिलाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होने के बाद में सेल की फ्यूजन किस तरह से किए जाते हैं, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। ये सब आपको एक या दो बार अगर पढ़ लोगे या शॉर्ट में पढ़ लोगे तो इनफ है। देन एनिमल सेल कल्चर, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये 100% इस पे एक ना एक क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट जो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स है, लाइक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका रोल आपको पढ़ना है। ये ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, क्योंकि ऑलरेडी आप 12th में भी ये सब कुछ पढ़ चुके हो। एक बार जस्ट आपको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेनी है, और बार बार आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ इसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। उसके बाद में प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस में डीएनए क्लोनिंग के बारे में पढ़ना है, अलग अलग टाइप के वेक्टर्स है, उनके रोल क्या है, होस्ट सेल क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर टेक्निक, पीसीआर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, पीसीआर की जो स्टेप्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी, देन बायोटेक्नोलॉजी डिराइव प्रोडक्ट है, जिसमें ईस्ट है, फंगल प्रोडक्शन सिस्टम है, इसके ऊपर एक एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो इनफ है। एक एक बार पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स निकाल लो इसके ऊपर, तो भी इनफ होगा आपके लिए। एज सच इतना ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी अगर आइडिया भी ले लो तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि इतना डीप में आपको नहीं पूछा जाता। देन उसके बाद में पायरोजन डिटेक्शन की मेथड है, लाल टेस्ट हमको पता है। उसके बाद में डीएनए एज अ कंटामिनेंट और वायरल असेज एंड ये सब जो मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, बेसिक आइडिया ले लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, या आपके पास में कोई ऑलरेडी स्टडी मटेरियल होगा तो वो भी इनफ है, पीयूष पब्लिकेशन में भी दिया हुआ है, तो आप एक बार वहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की, तो इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पूछ सकते हैं। वैक्सीन्स के बारे में जनरली पूछा जाता है। देन उसके बाद में माइक्रोस्कोपी एंड स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक में ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव सेल्स का बैक्टीरियाज का डिफ्रेंशिएशन पूछ सकते हैं कि टेक्नोइक एसिड है वो किस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट नहीं है, कौन सा कंपोनेंट है जो ग्राम पॉजिटिव में है निगेटिव में नहीं है, तो ये पूछ सकते हैं। उसके बाद में अलग अलग जो स्टेनिंग की टेक्निक्स है उसमें रिएजेंट्स यूज़ होता है, प्राइमरी स्टेन कौन सा है, काउंटर स्टेन कौन सा है, देन डीकलराइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ये पूछ सकते हैं उसके अंदर। तो स्टेन्स आपको याद रखनी है, स्टेनिंग के अंदर रिएजेंट्स याद रखनी है, और कौन से टाइप के बैक्टीरिया के लिए कौन से टाइप का स्टेनिंग यूज़ होता है ये याद रखना है। देन बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बार पढ़ लेना, एज सच इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया का जो एक मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल्स है, जो वेज है उसकी, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये पढ़ना है आपको। ये एक एक बार आपको पढ़ के रखना है, और बस आपको डेफिनेशंस भी अगर पता हो जाए
कि इसमें क्या होता है, तो उतना भी इनफ है। देन फंगाई एंड वायरसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एज सच इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। असेप्टिक टेक्निक्स मतलब यहाँ आ गया आपका स्टरलाइजेशन, प्रिंसिपल क्या है लैमिनर एयर फ्लो में, स्टरलाइजेशन में बस इवेल्युएशन इतना पढ़ना है। कंटेमिनेशन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो बेसिक है ये, हम ऐसे भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। देन स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन उसी का पार्ट हो गया, असेप्टिक टेक्निक का ही पार्ट हो गया। कंसेप्ट क्या है, अलग अलग स्टरलाइजेशन की मेथड कौन सी है, लाइक हीट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन, तो इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं। जब हम इसका माइक्रोबियल असे करते हैं, वैलिडेशन इवैल्यूएशन करते हैं, तो कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, लाइक इन केस ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव में हम स्टीरियोथर्मोफिलस यूज़ करते हैं, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस यूज़ करते हैं। देन गैस स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। देन कौन से टाइप के प्रोडक्ट के लिए, कौन से टाइप के सब्सटेंस के लिए कौन से टाइप का स्टरलाइजेशन यूज़ होता है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। देन स्टरलाइजेशन के बहुत सी इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं, लाइक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के स्टरलाइजेशन की अलग टेस्ट होगी, तो ये सब भी आते हैं। लाइक देन काइनेटिक्स है, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन माइक्रोबियल स्पॉयलेज है, टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। देन वैक्सीन एंड सेरा, वैक्सीन में मोस्टली टाइप्स ऑफ वैक्सीन पूछे जाते हैं कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, देन किल्ड वैक्सीन, इसके ऊपर आते हैं। टॉक्साइड्स कौन से है, अगर आपको पूछा जाए कि बीसीजी वैक्सीन कौन से टाइप की वैक्सीन है, बैक्टीरियल वैक्सीन है या वायरस वैक्सीन है, तो हमको पता है कि बीसीजी वैक्सीन जो है एक बैक्टीरियल वैक्सीन है। उसके बाद में बहुत से बार पूछा जाता है कि ये वैक्सीन कौन सी है, लाइव एटेन्यूएटेड है, किल्ड वैक्सीन है या कौन सी वैक्सीन है। उसके बाद में उसके असेस बहुत बार पूछे जाते हैं। माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट पूछी जाती है कि इस एंटीबायोटिक के असे के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है, तो इसका भी चार्ट आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, ये भी आपको पढ़ना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी को आपको साथ में पढ़नी है, क्योंकि बहुत से जो ड्रग्स हैं, आपको पैथोफिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है कि ये डिसीज़ कौन से किस वजह से होता है, कौन सा पैरासाइट है या कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा कॉज है, बॉडी में क्या कम ज़्यादा हो रहा है जिस वजह से ये डिसीज़ या डिसऑर्डर हो रहा है, तो यही आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ना होता है। तो लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजुरी एंड एडेप्टेशन में कॉजेज, पैथोजेनोसिस, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशंस है, यही आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ना है। इम्यूनोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग अमीलॉइडोसिस, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसीज़ दिए हैं, किस वजह से होती है वो डिसीजेस दी हुई है, उनके टाइप्स दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस दिया है। उसके बाद में कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है, लाइक लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, जिसमें हम क्रिएटिनिन लेवल वगैरह चेक करते हैं, तो कौन सी टेस्ट कौन से ऑर्गन के लिए हो रही है, तो ये हमको उसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मोस्टली आपको बायो अवेबिलिटी, बायोफार्मास्यूटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब चीज़ें जब आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो एक टाइप का बेस आपका तैयार हो जाएगा। तो जब आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद में, जैसे आप लोग यहाँ देखो, बायोफार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में दिया है, उसके बाद में बायो अवेबिलिटी में उसका रिसेप्टर के ऊपर जो एक्शन है उसके बारे में दिया होता है। तो आप अगर एक बार वो पढ़ लो तो आपको बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ना बहुत इजी जाएगा और एक टाइप की आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इस टाइप से। देन उसके बाद में क्लिनिकल फार्मास्यूटिक्स एंड थेरापेटिक्स में जनरल प्रिंसिपल, प्रिपरेशन, मेंटेनेंस, एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड्स इन क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल ट्रायल्स में पूछा जाता है कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में कि किस में कितने पेशेंट यूज़ होते हैं या किस में हेल्दी इंडिविजुअल्स कौन से फ़ेज़ में यूज़ होते हैं, कौन से फ़ेज़ में हम सेफ्टी चेक करते हैं, कौन से फ़ेज़ में हम जस्ट ब्लाइंड डोज देते हैं, तो ये सब भी उसमें पूछा जाता है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कौन से फ़ेज़ में आता है, तो ये फेजेस के बारे में पूछा जाता है। तो फेजेस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरी जो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में थेरापेटिक विंडो के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ड्रग इंटरैक्शंस, इसके ऊपर आते हैं। एज रिलेटेड ड्रग थेरेपी है, देन एज का ड्रग डिलीवरी या हमारी जो डोजिंग है या ड्रग का जो काम करने का तरीका है उस पे ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसकी इफ़िशियंसी पे उसके क्या इफ़ेक्ट आएगा,
इसके बाद में आपको इसमें वेरियस ड्रग थेरेपीज़ बताई है, तो अगर आप एक बार पढ़ लो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बट मोस्टली क्लिनिकल फार्मेसी और थेरापेटिक्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है चारों फेजेस क्लिनिकल ट्रायल्स की। उसके बाद में कुछ जनरल चीज़ें है, उसमें कुछ जनरल लाइक थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, कुछ डेफिनेशंस है, ये पढ़नी है। उससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने लायक नहीं है। एक बार आप इसको पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, तो आपको ईजी जाएगा। उसके बाद में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आपको हो सके तो फार्माकोलॉजी के साथ साथ ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी आप जब देखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन स्केलेटल सिस्टम है, सीएनएस है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसके बारे में भी आप जब फार्माकोलॉजी में कोई डिसीज़ या ड्रग के बारे में पढ़ोगे तो साइड बाय साइड उसके ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन है, ऑर्गन की एनाटॉमी भी आप पढ़ लेना, तो आपको थोड़ा ईजी जाएगा। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, इसमें मोस्टली जो मशीन्स यूज़ होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन साइज रिडक्शन में है, और जो मिलिंग चैप्टर है उसमें आपको मेनली चीज़ पढ़नी होती है कि कौन से टाइप के सब्सटेंस के लिए कौन से टाइप की मील यूज़ होती है, एब्रेसिव मटेरियल है, स्टिकी मटेरियल है, या कौन सा मटेरियल है, कौन से टाइप की मील यूज़ होती है। देन इवेपोरेटर, कौन से टाइप के मटेरियल के लिए कौन सा इवेपोरेटर, ड्रायर यूज़ होता है, ये पढ़ना है। फ्लूइड फ्लो में आपने ऑलरेडी एक बार फ्लूइड फ्लो पढ़ा है, फिर से आपको फ्लूइड फ्लो इसमें पढ़ना है। उसके बाद में हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म्स है, ये कुछ इसमें मशीन्स है, उसका यूज़, उसका प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। कौन से टाइप के सब्सटेंस के लिए कौन से टाइप ऑफ मशीन्स यूज़ होंगी, ये पढ़ना है एज सच। और उसके बाद में इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना। एक बार अगर आप पढ़ोगे तो वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स हो सके बना लेना। इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या GATT है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद में मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद में ये जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत बार, तो बस एक बार इसको पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना जो इंपॉर्टेंट लगे उसके लिए। देन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो हमको एक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद में उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड हमको थोड़ा सा पढ़ना है कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन था, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में कौन सी थी। देन उसके बाद में चोपड़ा कमेटी क्या थी, क्या हुआ था, ये सब जो कुछ हिस्ट्री है थोड़ी सी इंडिया के बारे में या बाकी भी कंट्रीज़ के बारे में, ये आपको थोड़ी सी ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ लेना है। देन जो एक्ट है, फार्मेसी एक्ट, कॉस्मेटिक एक्ट्स, उसके बाद में कुछ नारकोटिक ड्रग एक्ट्स है, तो इसमें कुछ पेनाल्टीज़ दी हुई है, तो पेनाल्टीज़ आपको अच्छी तरह से करनी है, स्पेशली नारकोटिक ड्रग एक्ट की पेनाल्टी करनी है। देन DPCO एक्ट है, तो DPCO में आपको एक फार्मूला दिया है, वो फार्मूला आपको अच्छे से करना है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में भी कुछ पेनाल्टीज़ होंगी, वो आपको करनी है। उसके बाद में आपको जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आपको लोकेशंस याद करना है, लाइक CDL इन कोलकाता, या ऐसी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके आपको लोकेशन से याद करनी है। देन कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, IP के ईयर्स आपको याद रखनी है कि फर्स्ट IP आपकी 1955 में बनी थी, उसके बाद के एडिशंस कौन से ईयर में बने, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि 5th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद में भी इसमें अलग अलग कमिटीज़ होती है, तो उसमें उस कमेटी का चेयरमैन कौन है, कितने मेंबर्स होते हैं, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, तो ये सब पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से करना है। उसके बाद देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा डिस्पेंसिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी, तो इसमें भी आपको फिर से वही है कि लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है। वेरियस आप वेइंग जो करते हो उसके अलग अलग मेथड्स है उसके बारे में पढ़ना है। लेबलिंग इंस्ट्रक्शन, ये सब आप ऑलरेडी लैब में देख चुके हो, तो एक बार आप पढ़ लेना। ऐसा जो उसको इतना कुछ आपको डीप में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देन पोसोलॉजी के कैलकुलेशंस आपको करने हैं, लाइक यंग्स फार्मूला है, डिलिंग्स फार्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में इन्फेंट्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम एज कंसीडर करते हैं, कहाँ पर वेट कंसीडर करते हैं, पाउंड्स में, केजेस में, एज इन मंथ्स, एज इन ईयर्स कहाँ कंसीडर करते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ये आपको करना है। देन प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशंस, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। देन अल्कोहल डाइल्यूशन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अल्कोहल डाइल्यूशन में एक चीज़ आती है आपको प्रूफ के बारे में कि प्रूफ स्पिरिट, कि ये इतने % प्रूफ है, अंडर प्रूफ है, ओवर प्रूफ है, इसके भी कैलकुलेशंस आते हैं, तो ये भी आपको देखना है। देन उसके बाद में
पेटेंट्स की कुछ स्टडीज़ है, पेटेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। अलग अलग क्लासेस ऑफ ड्रग्स है, उनकी पैकेजिंग कैसी करती है, अगर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग है तो उसकी कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस होती है, वो आपको बताते हैं। लाइक शेकेबल बिफोर यूज़ है, या और भी कुछ ऑक्सिलरी लेबल्स हम जिसको बोलते हैं उसके बारे में आते हैं। देन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के बारे में इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो एज सच इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लैटिन टर्म्स आती है, जो लैटिन टर्म्स हम कहते हैं, लैटिन टर्म्स के ऊपर आपको एक कुछ भी आपको नेट पर भी मिल जाएगा। तो लैटिन टर्म्स आपको एक बार पढ़ लेनी है, और अगर हो सके तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसको रिवाइज करते रहना है। उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद या फिर अगर आपको नहीं नेट पर मिलता है तो RM मेहता जो बुक है फार्मास्यूटिक्स का, डिस्पेंसिंग का, उसमें भी आपको लैटिन टर्म्स मिल जाएगी। मोस्टली जो आपका डिस्पेंसिंग पार्ट है ये आपका RM मेहता में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आता है कि प्रिस्क्रिप्शन में हम ऊपर क्या लिखते हैं, देन प्रिस्क्रिप्शन के बॉडी में क्या लिखते हैं, नीचे क्या होता है। तो ये सब भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ना है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद में नीचे सिलेबस में कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं। आप लोग बहुत बार मुझे पूछते हो कि कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, तो ऑलरेडी रेफरेंस बुक के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको रेफरेंस बुक तो बताई है, साथ ही में रेफरेंस बुक का जो इंडेक्स है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कि पर्टिकुलर टॉपिक है लाइक पाउडर कौन से बुक से पढ़ना है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरा रेफरेंस बुक वाला वीडियो देखो। उसमें मैंने इंडेक्स भी बताए हुए हैं, उसके इंडेक्स को मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। इंडेक्स देख के आप समझ जाओगे कि कौन से बुक में आपको कौन सा टॉपिक मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको मैंने वो वीडियो भी अवेलेबल किया है, वहाँ देखो, या फिर यहाँ पर भी रेफरेंस बुक की लिस्ट दी हुई है आपकी सिलेबस में, आप उसको भी देख सकते हो। सो ये था मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर GPAT प्रिपरेशन। थैंक यू, बाय।